हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो डिटेल में है, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही साथ रिवीजन पॉइंट्स भी लिए गए हैं। तो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रिवीजन का। पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। जापान ने अभी नासा के साथ मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया है एम एस धोनी को। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक बार फिर से जारी हुई है और इसमें भारत 85वें स्थान पर आ गया है। इससे पहले वाले में 80वें स्थान पर था। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन बन चुका है भारत। भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है थाईलैंड को हरा करके। सीएम लोकप्रियता की रेटिंग में टॉप पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय सीएम ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक रहे हैं। दूसरे पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ईवी अवसंरचना विकास में कर्नाटक टॉप पर है। और भारतीय कंपनी TASL ने अपना पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। स्पेस एक्स की मदद से ये लॉन्च करेगा अप्रैल में। 77वां ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड यानी बाफ्टा अवार्ड में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं ओपनहाइमर ने। यही बेस्ट फिल्म भी चुनी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की 394वीं जयंती मनाई गई 19 फरवरी 2024 को। और विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में हुआ। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। बात करेंगे अब आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। आप डेली का डेली फ्री में क्विज और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सोशली लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए, समाज में दुनिया भर में असमानता जो फैली रहती है, अन्याय होता है, उन सब का बहिष्कार करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग कोलाइसन। 26 नवंबर 2007 को पहली बार मनाया गया था। UNGA ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने। फरवरी महीने के अभी तक के महत्वपूर्ण दिवस आपके सामने हैं, आप लोग रिकॉल कर सकते हो वीडियो को पास करके। आगे बढ़ते हैं। 20 से 26 फरवरी 2024 तक चलने वाला खजुराहो नृत्य महोत्सव इस वर्ष कौन सी बार मनाया गया? तो दोस्तों खजुराहो नृत्य महोत्सव का इस बार था 50वां संस्करण। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में मनाया जाता है। और खजुराहो नृत्य महोत्सव में न सिर्फ उत्तर भारत के बल्कि दक्षिण भारत के भी बहुत सारे नृत्य होते हैं। जो नृत्यांगना होती हैं, नृत्य जो कलाकार होते हैं वो आते हैं और इसमें अपना अपना डांस का प्रदर्शन करते हैं। तो ये एक प्रकार से लोक नृत्य का एक फेस्टिवल होता है खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो 20 तारीख से 26 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के नए नए जो सीएम बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने उद्घाटन किया है। तो कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी ये सभी शास्त्रीय नृत्य इसमें प्रस्तुत किए जाएंगे। कथक जो है ये यूपी का है, भरतनाट्यम आप जानते हो तमिलनाडु का है, ओडिसी जो है ये ओडिशा का है और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। वैसे अगर खजुराहो की बात करें तो खजुराहो दोस्तों वहाँ के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो में जो मंदिर हैं, मंदिर मतलब कि कई मंदिरों की श्रेणी है वहाँ पर, तो उनका निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में किया गया था और चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और महोत्सव जो पिछले दिनों में हुए थे उनको हम लोग रिकॉल करेंगे। अभी नागी पक्षी महोत्सव दोस्तों बिहार में आयोजित हुआ था। चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया। सांभर महोत्सव राजस्थान में मनाया गया और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव तमिलनाडु में, पोंगल तमिलनाडु में, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान में, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में। ये महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखिएगा। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आज याद कर डालो। इतना महोत्सव आपका याद हो जाना चाहिए। आगे, प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 20 फरवरी अभी बीती है और 20 फरवरी को 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। उपरोक्त दोनों आपका सही होगा ऑप्शन। 1987 में ये दोनों राज्य की श्रेणी में आए। पहले ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इन दोनों का स्टेट फाउंडेशन डे या स्टेटहुड डे मनाया जाता है 20 फरवरी को। एक एक करके जानते हैं। मिजोरम की बात करें तो 1972 तक ये पहले असम का ही हिस्सा रहा करता था। उसके बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 1986 में भारतीय संसद ने 53वां संविधान संशोधन किया
और उसके बाद 20 फरवरी 1987 को इसको 23वां राज्य घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये स्वतंत्र राज्य का दर्जा पाया। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसका गठन पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से था। आगे चल करके इसको भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया और फिर ये 20 फरवरी 1987 को एक राज्य घोषित कर दिया गया। तो ये बना भारत का 24वां राज्य। तो 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश। अब मैप में स्थिति देखो दोनों की। अरुणाचल प्रदेश देखोगे आप तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश और 24वां राज्य बना था। ठीक है, पेमा खांडू यहाँ पर सीएम है। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं। नामदफा नेशनल पार्क यहाँ पर है, कमलांग है, पक्के टाइगर रिजर्व है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये अपना बॉर्डर असम से, इसके अलावा नागालैंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, जिलों की संख्या 25 है, 60 विधानसभा में सीटें, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अब मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में अभी रिसेंटली ही चुनाव हुआ है, आपको याद होगा 5 राज्यों का जब चुनाव हुआ था, एक राज्य ये भी था। लाल दोहमा नए सीएम बनकर के आए हुए हैं, जेडपीएम पार्टी से हैं, नई पार्टी इन्होंने बनाई और अब सीएम भी बन गए बहुत ही कम समय में। एक टाइम पर ये इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स में हुआ करते थे, मतलब कि जो मेन सिक्योरिटी गार्ड के अधिकारी हुआ करते थे उनमें ये थे। तो अब ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं मिजोरम के। कम्भमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। पलक टीपो, तामदिल, रेंगदिल झील ये प्रमुख झीलें हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क में बात करें, फोंगपुई नेशनल पार्क है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। मिजोरम अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है, तो ये इधर मणिपुर से, ऊपर इधर असम से और इधर ये त्रिपुरा से शेयर करता है। बाकी इधर बांग्लादेश से शेयर करता है और इधर ये म्यांमार से अपना बॉर्डर लगाता है। यहाँ पर जिलों की संख्या 11 है, विधानसभा में सीटें 40 हैं, 1 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में जाती है सीट। आगे पीएम मोदी ने कहां पर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया, तो दोस्तों अभी पीएम मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है। ध्यान रहे ये भारत की सबसे लंबी रेल टनल है, ठीक है ना, रेलवे की टनल है। अगर पूछा जाए रोड टनल तो आप अटल सुरंग बताएंगे, लेकिन ये रेलवे टनल है, रेलवे के लिए है और इसकी लंबाई जो है टोटल वो है 12.77 किलोमीटर। और अगर आपको अटल सुरंग याद हो, अटल सुरंग जो याद हो तो वो कितनी है, 9.2 किलोमीटर है। ठीक है ना, 2 किलोमीटर या 0.2 किलोमीटर है, तो ये अटल सुरंग है। फिलहाल ये अगर रेलवे टनल की बात करें तो T50 इसका नाम दिया गया है। जम्मू में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर ये खुलती है। जम्मू में इसका उद्घाटन किया इन्होंने। साथ के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो कुछ इस प्रकार से है। ये जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। तो श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से श्रीनगर तक ये यात्रा कराएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने कहां पर अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया, तो हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं, फरवरी में ही 2 फरवरी या 3 फरवरी को मैंने आपको बताया था ये, लेकिन अभी ये चूंकि संपन्न हुआ है तो कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपको फिर से बता दिए रहा हूं। वायु शक्ति 2024 का आयोजन दोस्तों पोखरण राजस्थान में किया गया। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज था। इसमें इंडियन एयरफोर्स अपने जो भी इक्विपमेंट है, जो भी फाइटर प्लेन्स हैं, जो भी ताकत है उसका प्रदर्शन करेगी। इसमें मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जैगुआर्स, ये सब का प्रदर्शन किया गया। तो ये इंडियन एयरफोर्स का था, 17 फरवरी से शुरू हुआ था। जैसलमेर के पोखरण रेंज में राजस्थान में ये आयोजित किया गया। ठीक है जी। पिछला अगर आयोजन बात करें वायु शक्ति का तो वो 2019 में हुआ था पोखरण में, उसके बाद से वायु शक्ति नहीं हुई थी और अभी ये हुआ है। पिछले दिनों में और भी जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उनको रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों अभी वायु शक्ति तो ये हुआ ही। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर हुआ था नाटो का। साइक्लोन भारत मिस्र के बीच में, मिस्र में हुआ। ठीक है, साइक्लोन अगर पूछा जाए तो इंडिया और इजिप्ट बताएंगे, और डिजर्ट साइक्लोन पूछा जाए तो आप भारत और यूएई बताएंगे। ऑपरेशन खंजर जो है भारत किर्गिस्तान के बीच में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। सहयोग काइजिन भारत जापान के बीच में हुआ चेन्नई पे। एक्स अयोध्या भारत थाईलैंड ने किया, थाईलैंड में ही हुआ। ये डिजर्ट साइक्लोन जैसा कि मैंने आपको बताया ये भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, साइक्लोन भारत और मिस्र और डिजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और ये लाल सागर में हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग फिर से जिक्र करेंगे। इसके अलावा विनबैक्स जो है भारत वियतनाम के बीच में हनोई में हुआ था। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में।
अस्त्र हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, और एक्स संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, उमरेई मेघालय में किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आगे, हाल ही में चर्चित पुस्तक डबलिंग इन डिप्लोमेसी, इसके लेखक कौन है? तो डबलिंग इन डिप्लोमेसी पुस्तक जो है इसको लिखा है दोस्तों प्रोफेसर एस डी मुनी ने। प्रोफेसर एस डी मुनी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्होंने इसे लिखा हुआ है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी अथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शंस ऑफ ए नॉन कैरियर डिप्लोमेट। तो ये पुस्तक का पूरा नाम है इनका, डबलिंग इन डिप्लोमेसी। ध्यान रखिएगा, इसमें इन्होंने जेएनयू और सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज को का कंपैरिजन किया है, अपना बताया हुआ है एक्सपीरियंस। यहाँ पर कुछ पुस्तकें जो चर्चे में आई हैं पिछले दिनों में, उनका रिकॉल करते हैं उनको। तो अभी कर्नल अमित सिन्हा और विजय खरे की जो पुस्तक आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये लॉन्च की गई। भारत के जो वर्तमान में सीडीएस हैं, ठीक है ना, अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी की पुस्तक, असम्स ब्रेवर हर्ट लचित बरफुकन, अरूप कुमार दत्ता की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट ये भी। ए अनकॉमन लव, ये चित्रा बनर्जी की पुस्तक है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, एमजे अकबर की पुस्तक है। संस्कृति के आयाम, मनोरमा मिश्रा की पुस्तक है। और राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती की है। ब्रेकिंग द मोल्ड, ये इंपॉर्टेंट बुक है, रघुराम राजन ने लॉन्च की है। जेबा, ये हुमा कुरैशी की पुस्तक है। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। एक अपनी भी पुस्तक है एमजेटी एजुकेशन की, ब्रह्मास्त्र, जनवरी से दिसंबर 2023 की। इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन पर ये अवेलेबल है। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जनवरी से दिसंबर तक का पूरा कंटेंट है इसमें कंप्लीट। ऑफलाइन बुक है, आपके घर तक जाएगी। और ये इसमें डिटेल्स हैं, और बाकी जो सैंपल्स हैं वो आपको अमेजन की लिंक पर जाओगे आप तो मिल जाएगा। रिव्यूज भी लोगों के मिल जाएंगे, इसके सैंपल्स भी आप मिल जाएंगे, कितने चैप्टर हैं, किस रूप में है, आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकन किसे बनाया गया? तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया शुभमन गिल को। शुभमन गिल आप जानते हो क्रिकेटर हैं, तो इनको बनाया गया है पंजाब का स्टेट आइकन। पंजाब में सारा का सारा चुनाव का प्रमोशन यही करेंगे, ठीक है ना, शुभमन गिल जो है। सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया गया है, और इनको देखो पंजाब में बनाया है। ये ना निर्वाचन आयोग वाले भी मजाक करते हैं। चलो ठीक है, सचिन तेंदुलकर फिलहाल नेशनल आइकन है चुनाव आयोग के 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, और इनको पंजाब का बनाया गया स्टेट आइकन। चुनाव आयोग की बात करें अगर वैसे, तो चुनाव आयोग जो है इसको अनुच्छेद 324 में कहा गया भारतीय संविधान में। इसमें देखो अभी एक वर्तमान में अध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी, 2 सदस्य थे जिनमें एक रिटायर हो गए। आपको अगर याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही अनूप चंद्र पांडे जी रिटायर हुए हैं, और अब एक ही बचे हुए हैं चुनाव आयुक्त के रूप में, वो हैं अरुण गोयल। तो एक चुनाव आयुक्त है और एक मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार जी, ठीक है ना। तीन सदस्य की ये बॉडी होती है चुनाव आयोग। आप मुझे कमेंट करके बताओ ये किस भाग में पड़ता है संविधान के। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2024 में भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अधिकृत पूंजी 10,000 से बढ़ाकर के 21,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाओगे, गवर्नमेंट रेजेस अथराइज्ड कैपिटल ऑफ एफसीआई फ्रॉम 10,000 करोड़ टू 21,000 करोड़। इससे आर्थिक लागत कम होगी, ब्याज का बोझ कम आएगा, और गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी वगैरह भी अच्छे से दे पाएगी। अभी आप देख रहे हो कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत ही भयंकर तरीके से किसानों का, और उनकी भी डिमांड्स है, कई डिमांड्स हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण डिमांड है एमएसपी की। तो हालांकि अभी 5 फसलों पर एमएसपी देने के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट किया, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया किसानों ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एफसीआई जो है ये एमएसपी देने की गारंटी तो करता है, मतलब यही देता है, एफसीआई ही देता है भारत में, भारत सरकार की तरफ से। एमएसपी होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एफसीआई की तरफ से ही जाता है, लेकिन अभी उनकी टोटल 23 फसलें होती है जिनके लिए उनको चाहिए, और सरकार द्वारा अभी 5 फसलों के लिए कहा गया, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है किसानों ने। अभी भी प्रोटेस्ट चल ही रहा है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें पहले, उसके बाद एमएसपी में आपको समझाऊंगा, इतना से घबराओ मत। 1965 में यह स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं अशोक कुमार मीना, ठीक है। देखो एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन जी आप जानते हो, हाँ एम एस स्वामीनाथन, जिनको अभी भारत रत्न दिए जाने की बात चली है। एम एस स्वामीनाथन जी 1967-68 में जब भारत में
हरित क्रांति लाए थे। उसके बाद से इनसे समय समय पर आइडियाज लेने जाने लगे कि कैसे भारत में किसानों को बढ़ाया जाए, फसलों को बढ़ाया जाए, ठीक है ना, उत्पादन वृद्धि बढ़ाई जाए, और लगातार बढ़ता भी रहा भारत। तो इन्होंने ही एक बार सजेस्ट किया था कि देखो एमएसपी भी होना चाहिए जिससे किसानों का फायदा हो सके। किसान का फायदा होगा, किसान मन से काम करेंगे, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, तो आपका भी फायदा कराएंगे। एमएसपी क्या है? एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों को ये एक आश्वासन दे दो कि आपकी अगर फसल होगी तो आपकी फसल जो है वो बर्बाद नहीं होने जाएगी, उसका मिनिमम तो इतना रुपए में हम लोग खरीद ही लेंगे। कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीद लेगी आपका, ठीक है। तो फिर किसान से कहा गया कि आप बस खेती करो, खेती करो खूब मन लगा करके, आपका कहीं नहीं बिकेगा तो इतने प्राइस में कम से कम तो हम ले ही लेंगे आपका, ठीक है जी। होने लगा। लेकिन फिर किसानों ने 2019 में आंदोलन इसलिए किया एमएसपी को लेकर के कि सरकार जो है कहती तो है कि हम एमएसपी पर यानी कि इतने सपोर्ट प्राइस पर लेंगे आपका फसल, लेकिन जब सरकारी गोदामों में देने जाओ फसल तो उससे सरकारी गोदामें कहते हैं यार भैया हमारे यहाँ वैसे ही स्टॉक पड़ा हुआ है, हम और नहीं ले पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे। फिर वो जाते हैं मजबूरी में किसान मंडियों में बेचने। फिर मंडियों में जो साहूकार होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो जानबूझ करके बहुत ही कम लागत पर खरीदते हैं, और किसानों को की मजबूरी होती है क्योंकि उनको अपना भाई फसल निकालना होता है, पैसे लेने होते हैं, अगली फसल का फिर से व्यवस्था करना होता है, इसलिए उनको बहुत ही कम दाम में बेचना पड़ जाता है। और फिर साहूकार जो होते हैं ये फायदा पा जाते हैं, तो उनको उनकी लागत का मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए एमएसपी कहा गया कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, और एमएसपी थोड़ा सा और बढ़ा करके मिलना चाहिए। इससे पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सरकार ने आश्वासन दिया कि ठीक है एमएसपी देंगे आपको, चीजें गठित होंगी, इस पर रिव्यू करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर वो सब चला गया ठंडे बस्तर में। और अभी जब चुनाव आया तो दोबारा से इसीलिए किसान आंदोलन शुरू हो गया है कि भैया जो कहे थे उसको लागू तो करो। चलो आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ ने, वैसे तो आपको मैं कोशिश किया हूँ आसान भाषा में समझाने की, अगर फिर भी ना समझ में आए तो इस पर एक अलग से कभी टाइम मिलेगा वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा उसमें, ठीक है। यूरोपीय संघ ने लाल सागर में मालवाहक जहाजों को हौती हमले से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो अभी यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों ऑपरेशन एस्पाइड्स शुरू किया हुआ है। ये लाल सागर में जो हूती हैं उनके अटैक से बचने के लिए किया गया है। हूती विद्रोही जो हैं दोस्तों ये यमन के साइड में रहते हैं, और यमन के ये विद्रोही संगठन है, विद्रोही ग्रुप है। ये लोग जो भी मालवाहक जहाज जा रहे होते हैं ना उनको लूटने लगते हैं कुछ इस प्रकार से। देखो ये, और ये ऐसा भी नहीं है कि लोग पैदल सेना हो या फिर वैसे हो, इन लोग के पास बाकायदे हेलीकॉप्टर वगैरह भी है। तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, समुद्र पर अटैक बोलते हैं जहाज़ों पर, और उसके बाद कब्जा कर लेते हैं। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि एक इंडियन जहाज को, इंडियन शिप को इन्होंने कब्जा कर लिया था, फिर इंडियन नेवी जा करके छुड़ा करके लाई थी। तो ऑपरेशन एस्पाइड इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया है जिससे जो भी मालवाहक जहाज आए उनको हूती विद्रोहियों के हमलों से बचाया जा सके। कैसे बचाना है इसकी प्रैक्टिस की गई है, ठीक है। अब मैप में देखो ये चीजों को तो और अच्छे समझ में आएगा। एक्चुअली में पहले भारत से व्यापार, जिसे वास्को डिगामा वगैरह के टाइम पे बताएं, तो ये अफ्रीका से घूमते हुए तब यूरोप जाते थे, नीचे अफ्रीका से। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब यहाँ पर सुएज नहर का निर्माण हो गया, सुएज नहर का निर्माण होने से यूरोप का और एशिया से कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई। तो अब यहीं से मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। तो यहीं से ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ से आते हैं, ये रेड सी है, लाल सागर है, यहाँ पर आते हैं, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से रेड सी में आते तो हैं, उसके बाद इधर यमन से होते हुए ऐसे गल्फ ऑफ अडन से होते हुए तब आते हैं, अगर मान लो भारत वगैरह की तरफ जाना होता है तो। यहीं पर यमन के पास, यमन में ही हूती विद्रोही रहते हैं। हूती विद्रोही क्या करते हैं, जहाज पर अटैक कर देते हैं और इसको लूटने लगते हैं, लूट लेते हैं या कब्जा कर लेते हैं, अपनी डिमांड्स करवाते हैं, है ना। ये घटनाएं होती हैं। तो यहीं हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने शुरुआत में जब लिस्ट आपको दिखाई थी तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन भी बताया था, वो भी इसीलिए किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे। फरवरी 2024 में पीएम मोदी ने कहां पर श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो पीएम मोदी ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है संभल, तो वहां पर कल्की धाम मंदिर बनाया जा रहा है। तो इसका अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, यानी कि आधारशिला रखी गई है। आधारशिला और उद्घाटन में अंतर होता है। आधारशिला रखना मतलब कि अब से वहां पर निर्माण शुरू हो गया है,
और किसी चीज का उद्घाटन करना मतलब कि अब से वहां पर कार्य शुरू हो जाएगा, मतलब कि वो बनकर के पूरा बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब वो जिस पर्पज के लिए बनाई गई है वो कार्य वहां पर शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मंदिर है तो मंदिर की पूजा प्रार्थना सब शुरू हो जाएगी और लोग दर्शन कर पाएंगे। ठीक है जी। तो अभी कल्कि धाम का अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है और कल्कि धाम के अध्यक्ष हैं प्रमोद कृष्णम जी। इन्होंने इनवाइट किया था योगी आदित्यनाथ जी को और पीएम मोदी जी को, तो ये दोनों गए वहां पर और इसका आधारशिला रखी है। ध्यान रहे संभल में है। श्री कल्कि को दोस्तों भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और टेलीग्राम पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल वाली। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, आपको मिल जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई थी। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। आज आपको क्या बताना है, सीएम लोकप्रियता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस स्थान पर है। साथ ही साथ 77वां ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है। दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।